और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कठुआ में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में एक किशोर को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में किशोर के मोबाइल से एक संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है, जो कि पाकिस्तानी नंबर यानी +92 कोड से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि यह किशोर किसी अज्ञात लिंक के जरिए इस ग्रुप में शामिल हुआ था। हालांकि राहत की बात यह है कि मोबाइल की शुरुआती जांच में अब तक कोई भी संदिग्ध या राष्ट्र विरोधी चैट बरामद नहीं हुई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और लिंक के सोर्स को खंगालने के लिए मामले की गहन जांच में जुट गई हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां देवक क्षेत्र में भारी मात्रा में जिंदा विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को इलाके से ILL राउंड शेल और MGL शेल मिले हैं, जिसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला लिया गया। BDDS की टीम ने बेहद सूझबूझ और मुस्तैदी दिखाते हुए इन सभी खतरनाक शेल को ऑन द स्पॉट सुरक्षा तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी अन्य संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर PDP आज फैसला लेगी। PDP नेता आगा सैयद मुंतजिर ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन केवल राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में राज्य के दर्जे के साथ राजनीतिक बंदियों की रिहाई और अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस से जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली की मांग कर रही है, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कांग्रेस की मांग को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के इशारों पर नाचना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है। कांग्रेस ने हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र के साथ छल कपट किया है। श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के ऊपर सैफुद्दीन सोज साहब का ये बयान आया है, वरना सैफुद्दीन सोज साहब ने तो कभी इस प्रकार की बात नहीं की। आज क्या परिस्थितियां हो गई कि सैफुद्दीन सोज साहब ने इस प्रकार धारा 370 और 35 से की भयंकर वकालत की है। उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला के जंतर मंतर पर बिना इजाजत भी विरोध प्रदर्शन करने वाले बयान पर पूर्व DGP और डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर SP वैद ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के साथ सीधे टकराव के राह नहीं भी देती है तो वे सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ये मेरे साथ इस पर बात करने के लिए फॉर्मर DGP एंड प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर SP वैद। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये जो CM साहब कह रहे हैं कि परमिशन मिलेगी तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिलेगी उनको तब भी वो जंतर मंतर जाएंगे, प्रोटेस्ट वहाँ करेंगे, कितना ये कंसर्न है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, उमर साहब खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। ही इज़ ए चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एक हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन है। उनके साथ जो ये प्रोटेस्ट है स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर में, उसमें इंडी अलायंस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी हैं। वो सभी बहुत सीजन प्रोमिनेंट हो गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद इतने सीनियर आदमी हैं और
उनका भी वो बहुत प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं Z+ में। तो मेरा ये मानना है कि परमिशन की कोशिश करनी चाहिए। परमिशन मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है, लेट्स से ऐसी स्थिति आती है, हालांकि मुझे नहीं लगता परमिशन डिनाई करनी चाहिए। जंतर मंतर में सभी करते हैं प्रोटेस्ट, तो अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ की जाती है तो कोर्ट का रास्ता खुला है। आप DCP साहब पुलिस के अगर परमिशन देने से मना कर देते हैं तो उसके ऊपर भी अथॉरिटीज़ हैं, और अगर आपको एग्जीक्यूटिव अगर डिनाई करता है परमिशन, इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच कोर्ट आल्सो। सवाल ये है कि हम अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो इंडिया अलायंस के सारे इतने बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी जी और बाकी सारे लोग आएंगे, और वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज होगा, बट लीगल तरीके से। इलीगली मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। वो उन सब को रिस्क में डालेगा, और उसका कल को इलीगल असेंबली डिक्लेयर करके उस पर कोई पुलिस एक्शन हो जाए तो वो अच्छे टेस्ट में नहीं है, आपके लिए भी नहीं और हमारी स्टेट के बारे में भी अच्छा नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से बातें बिगड़ती हैं। उमर अब्दुल्ला को अगर परमिशन मिलती, वैसे मिलेगी ही इनके मुताबिक, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो उनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। कन्फ्रंटेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज के 370 पर दिए बयान के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। NC के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि 370 की बहाली पार्टी का मूल एजेंडा है और इसके लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की पहली प्राथमिकता फिलहाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना है, जिसका आश्वासन खुद PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। बशीर ने कहा कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद 370 की लड़ाई और मजबूत होगी, और अगर कांग्रेस इसमें साथ आना चाहती है तो उसका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। सैफुद्दीन सोज जो कि सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल स्टेटहुड तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए, आर्टिकल 370 की बहाली के लिए काम करना चाहिए। कैसे व्यक्त करते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैफुद्दीन सोज साहब एक एजुकेशनिस्ट है, और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ वो मिनिस्टर भी रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। उनका जो क्या नाम है मशवरा है, मैं ये कहूँगा कि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, 35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, और हम ये समझते हैं कि ये हमारे एजेंडे से बाहर नहीं हो सकता। अलबत्ता इसमें हमारे कुछ जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, वो इसको उठाते हुए कुछ डरते हैं, सवाल भी उनके ऊपर खड़े होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 370 को चोरी थोड़ा कहीं से लाया था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 2 हिस्से हुए, ये सारी दुनिया जानती है कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर नहीं मिला। महाराजा बहादुर ने 26 अक्टूबर को यह फैसला लिया, और 26 अक्टूबर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन्होंने जो फैसला किया आपस में मिलके, जिसमें अम्बेडकर साहब थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित नेहरू जी थे और साथी थे, उन्होंने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर को 370 कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न रखा जाए, जिससे जम्मू कश्मीर की ज़मीन और नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के ठीक है। ये इतिहास आपने बताया कि ये सब जानते हैं कि जो 370 था वो और 35 से का मकसद क्या था यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो PDP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो ये निशाना साधते आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जो मुख्य एजेंडा था आर्टिकल 370 को बहाल करना, उसको भूल चुकी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो 370 के हवाले से या 35 के हवाले से, इस मामले में हम समझते हैं कि चूँकि जो स्टेटहुड का मसला है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रिस्टोर किया जाएगा। कुछ चीज़ें रब कर रहा है। इस वक्त मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि अब मंदिरों की चोरी होने लगी।
जिस मंदिर मस्जिद के ऊपर आपने इमारत खड़ी की थी उसमें अब चोरी होने लगी, लोगों को समझ आने लगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका भी इतिहास बन जाएगा। आप अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र मत करो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में है पहले स्टेटहुड, उसके बाद जो है आर्टिकल 370 को भी बहाल करने की जो कोशिश है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चलती रहेगी, ऐसा कहना है शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। पुंछ के मेडर से नागालैंड के सुखोई में एक बड़े ऑपरेशन से लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट में सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के वीर सपूत असम राइफल्स के हवलदार मोहम्मद इकबाल को देर रात नम आंखों से अंतिम विदाई। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव कल्लर मोड़ा पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। बुजुर्ग, माता पिता और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। देर रात करीब 11 बजे सैन्य प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की मौजूदगी में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ शहीद को सुपुर्दे खाक किया गया। भारत माता के वीर सपूत हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि असम राइफल्स में अपनी सेवाएं दे रहे थे, नागालैंड के अंदर अपनी ड्यूटी के दौरान वो अपने देश पर, अपनी सरजमी पर, इस मुल्क पर कुर्बान हो गए। पूरा हिंदुस्तान शहीद मोहम्मद इकबाल साहब को सलूट करता है, पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब को, उनकी देशभक्ति के जज्बे को, उनकी हुब्बुल वतनी के जज्बे को। उन्होंने जो कि रजौरी पुंछ के इस बॉर्डर के एरिया मेंढर के कलर मोड़ा के रहने वाले थे और पूरे जज्बे से उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए काम किया। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़ा रहा कि नागालैंड में अपनी ड्यूटी के दौरान वो इस मुल्क पर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। कश्मीर के 22 साल के जाबाज एथलीट इबादत ने शक्ति और फिटनेस का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इबादत ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का संदेश देने के लिए अनंतनाग के लाल चौक से बारामूला तक 119 किलोमीटर की सोलो दौड़ महज 10 घंटे 55 मिनट में पूरे की। ऐसा करने वाले नॉर्थ कश्मीर के पहले एथलीट बन गए हैं। बारामूला पहुंचने पर एडीडीसी प्रंजल जे हाजिरी और पूर्व म्यूनिसिपल काउंसिल अध्यक्ष तौसीफ रैना ने उन्हें सम्मानित किया। अधिकारियों ने इबादत के इस दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए युवाओं से खेलों से जुड़ने और जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की अपील की। अनंतनाग से आया सर, अनंतनाग लाल चौक से बारामूला डीसी ऑफिसर। तो ये डिस्टेंस होती थी 119 किलोमीटर। सुबह में निकला था सर, ऑलमोस्ट 5:25 पे फ्लैग ऑफ हुआ था सर। जी सर। अनंतनाग की आपको जब क्या बारामूला? तो अनंतनाग इसलिए चुना था मैंने सर, एक तो डिस्टेंस अच्छी खासी थी, मेरे लिए तो बहुत इजी थी। तो आज तक नॉर्थ कश्मीर में ऐसा स्टेप किसी ने नहीं उठाया सर। जी सर। और ये जो अभी 100 डेज का ये था नशा मुक्त, जी नशा मुक्त जो एलजी साहब ने रखा था, तो उसी के अंडर में मैंने रेस की, सोलो रन नशा मुक्त अभियान। तो इसमें मुझे सपोर्ट किया बहुत सारों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, डीसी साहब बारामूला के, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, परमिशन दे दी। तो एडीडीसी साहब हैं, जो एडिशनल डीसी साहब जो हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और तौसीफ सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इनको दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। इन्होंने सब कुछ अकेले में ही किया सर। और जो इस रेस के ऑनर थे सर, वो एजाज अहमद थे, लज़त स्पाइस के ऑनर। तो उन्होंने भी फुल स्पॉन्सर किया मुझे और बहुत ही अच्छे से गाइड किया। और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सीएमओ साहब जो है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ये बहन हमारे साथ ही श्रीनगर से, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पुश किया, एज ए भाई समझ के ट्रीट किया है इन्होंने मुझे।
खबर पुलवामा से है, जहां कई राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेता अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर समीउल्लाह ने इन सभी नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। पार्टी का दामन थामने वाले प्रमुख चेहरों में काकापुरा से पूर्व डीडीसी सदस्य अब्दुल कयूम, अरियाली से सूफी अकबर और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अफीका अली शामिल हैं। जिला अध्यक्ष के मुताबिक इन जमीनी नेताओं के आने से जिले में पार्टी संगठन को एक नई मजबूती मिलेगी। अनथिक रिसर्च के बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, जाना कि सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और इसकी पार्टी जो एक आज़ादाना सियासी प्लेटफार्म है, इस अल्टीमेट रिजॉल्व है हर मामले का, हर मसले का। जैसे कि मेरे सदर जिला और एक सीनियर दोस्त डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सच्चाई की सियासत है, हकीकत की सियासत है, और हम इसी से कायल होके, मुतमईन होके हमने इसको इख्तियार किया। पार्टी बनी है एक ही चीज़ पे, जिन चीज़ों पे जो चीज़ें हमने कही थी, हम उन्हीं पे आज तक कायम हैं और उन्हीं पे कायम रहेंगे। और उसी वजह से आज सारी पार्टियां जो बाकी हैं वो भी हमारे ही एजेंडे पे आ गई हैं। तो ये चीज़ें लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, और इसीलिए लोग इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सांबा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा पूरी श्रद्धा, शक्ति और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। बड़वानी क्षेत्र से शुरू होकर ये पावन रथ यात्रा सांबा के कई प्रमुख मार्गों से होते हुए लगभग 10 किलोमीटर के लंबे मार्ग से गुजरी। इस दौरान पूरा इलाका जय जगन्नाथ के जयकारों से भक्तिमय उठा। बैंड, बाजो, भजन कीर्तन और पारंपरिक नृत्य के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच प्रशासन की निगरानी में ये यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। कृष्ण भगवान जी, सुभद्रा माता जी, दाऊ जी महाराज बलवान जी, इनको जगन्नाथ भगवान कहते हैं। हर साल की तरह आज हमारे सांबा में बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ शोभा यात्रा हर साल की तरह निकाली जा रही है। हमारे सांबा के हर फिरके के लोग सब इकट्ठे होके हम आज जश्न मना रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं भगवान जी का रथ यात्रा का। और हम सभी लोगों से, सांबा के सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि सब इकट्ठे होके जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा में शामिल हो। देखिए, आज श्री जगन्नाथ मंदिर से बदवानी से जो यात्रा निकाली गई, बड़े भव्य तरीके से हर साल की तरह निकाली गई है। बड़ी संख्या में लोग, बच्चे, लेडीज़, और सबसे बड़ी बात ये जो शासन का जो इतनी गर्मी में पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग नाच गा रहे थे, बैंड बाजों के साथ आज यात्रा निकली है। और हम सभी से जो गुजारिश करते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कि बड़े लोगों के अंदर एक उत्साह था कि हम रथ यात्रा में इकट्ठे होकर और इसमें जो है इसके भागीदार बने, और बहुत लोगों के, और इसका जो पूरा श्रेय जो जाता है वो उनकी टीम को जाता है। जो उनकी टीम बनी है मंदिर की, उस टीम ने जगह जगह जाकर अप्रोच किया और लोगों को इकट्ठा करके और भगवान के जो थी उनकी रथ यात्रा निकाली। जम्मू से 3 करोड़ 55 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू के चन्नी इलाके में टीम ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई करोड़ों के आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है। EOW की टीम दस्तावेजों और अन्य अहम साक्ष्यों की जांच में जुटी है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो 3 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी मामले की अब जांच तेज कर दी गई है। अहम दस्तावेजात अब EOW की टीम खंगाल रही है। जम्मू के चन्नी में EOW ने इसी सिलसिले में बड़ी छापामारी की है और आपको बता दें कि धोखाधड़ी मामले की जांच अब तेज हो गई है और इसी मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। जम्मू के चन्नी में EOW ने बाकायदा रेड की और 3.55 करोड़ की छापेमारी में जो
सामान था वो बरामद हुआ है। अहम दस्तावेज भी अब EOW के खंगाले जा रहे हैं। जम्मू के चन्नी में EOW ने बाकायदा रेड किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से EOW की जो टीम है वो पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी और अब अहम जो सबूत हैं वो एक तरह से खंगाले जा रहे हैं। रामबन के चंद्रकोट में मौजूद बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बांध के 3 गेटों को समय समय पर होने वाले गाद यानी सिल्ट हटाने के काम के लिए खोल दिया गया है। गेट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन ने चिनाब नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण चिनाब नदी के जल स्तर में अचानक भारी बढ़ोतरी और तेज बहाव की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों, मछुआरों और पशुपालकों को नदी के किनारे से दूर रहने, तैरने, मछली पकड़ने या राफ्टिंग करने से सख्त परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही सभी फील्ड एजेंसियों को संवेदनशील इलाकों में अलर्ट पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाबा बर्फानी के भक्तों की आस्था लगातार जारी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के तहत जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 15वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 5201 श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 191 वाहनों के काफिले के साथ बालतल और पहलगाम मार्गों के लिए भेजा गया। संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1745 श्रद्धालु बालतल मार्ग और 3456 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए निकले हैं। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के 13वें दिन 22,599 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन किए। अब तक इस साल की यात्रा में 3,54,525 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। 57 दिनों तक चलने वाली इस वार्षिक यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों पर यात्रा सुचारू रूप से जारी है और प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुत ही खुशूसलूबी से, बहुत ही स्मूथली चल रही है और अगर हम कल शाम तक के आंकड़े बताएं तो तकरीबन 3,24,000 से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। अभी दर्शनों के सिर्फ 13 दिन निकले हैं, लेकिन 3,24,000 से ज़्यादा यात्रियों ने ऑलरेडी दर्शन किए हैं। इससे पता चलता है कि कितना ज़बरदस्त जोश और जज्बा है। जम्मू की बात करें तो यात्री निवास से आज एक और जत्था निकला है पवित्र गुफा के लिए और अब कल और परसों के जत्थों के लिए जो यात्री निकलेंगे वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं ये जो यात्री हैं देश के कोने कोने से यहाँ जम्मू के यात्री निवास पहुँच रहे हैं और अब ये यात्री निवास में जाएंगे और कल सुबह और परसों सुबह जो यात्रियों का रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो टाइमिंग होगा, डेट होगा, उस हिसाब से ये लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए निकलेंगे यात्री निवास से। जोश और जज्बा ज़बरदस्त है यात्रियों में और कड़ी सिक्योरिटी के बीच यात्रियों को यहाँ पे यात्री निवास के अंदर जाने दिया जा रहा है और यात्री अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संतोष अग्रेरी। कहाँ से आप आए? रायबरेली से। आप मुझे ये बताइए कि कितनी बार आप यात्रा कर रहे थे? 12 तीसरी बार है। पहले कब आए थे? पहले आए थे 2016 में। अच्छा, 16 आज 26 मीन्स 10 साल का आपने गैप दिया, क्या वजह क्या रही? बस ऐसे। अच्छा 10 साल के बाद दोबारा से जब आप आ रहे हैं तो मन में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आने में, दर्शन करने में। आप क्या करते हो? जी दुकान है, जॉब जी। ठीक है, आपका नाम? विनय कुमार। क्या करते हो आप? बिजनेस करते हो। पहले गए हो कभी? मैं तीसरी बार है। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम उमर अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती की मुलाकात हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला के पैतृक आवास पहुंची पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जहां डॉक्टर मुस्तफा कमाल के निधन पर दुख जताया। 14 जुलाई को हुआ था डॉक्टर मुस्तफा कमाल का निधन।
तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की है। सीएम उमर अब्दुल्ला के पैतृक आवास पहुंची हैं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के निधन पर दुख जताया है, जो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई थे। 14 जुलाई को उनका निधन हुआ था और उनके निधन पर ही शोक जताने के लिए महबूबा मुफ्ती सीएम उमर अब्दुल्ला के घर पहुंची हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत ही शरीफ नफस इंसान थे। मैं उनको बहुत नजदीक से नहीं जानती हूँ, पर बड़ी खामोश तबीयत के थे। न सिर्फ वो अच्छे एक लीडर थे, बल्कि अच्छे डॉक्टर जिन्होंने लोगों का बहुत सालों साल मुफ्त इलाज किया। टंगमर्ग में रहते थे और कभी मैंने उनकी जबान से जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कभी मैंने उनसे तलख अल्फाज नहीं सुने, कभी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे और आखिरी वक्त तक वो अपने कन्विक्शन, अपनी सोच पे डटे रहे। कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।